वर्डप्रेस पढ़ना है। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस हमारा सीएमएस है। अब सीएमएस क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब सीएमएस से क्या ज़ाहिर होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब सारा कुछ होगा कंटेंट बेस। मेन चीज़ के लिए ये आती है, इसके लिए कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, सारा कंटेंट बेस होता है। जैसे आप सबको कैनवा पता होगा, कैनवा पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल जाता है मुझे। जैसे एक स्क्वेयर मैंने ओपन कर लिया, उसके बाद मैंने एलिमेंट्स ऐड किए, टेक्स्ट ऐड किया, अपनी इमेज ऐड की। ठीक है, सारा कंटेंट बेस है। ठीक है, ये होता है सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, टाइप्स ऑफ सीएमएस आपको शॉपिफाई का पता होगा। ठीक है, फिर जुमला का, इसको काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। फिर विक्स डॉट कॉम है, विक्स डॉट कॉम काफ़ी ऐड भी आती होगी आपको। ठीक है, यूट्यूब पे बिग कॉमर्स है। ठीक है, गोस्ट, और भी बहुत तरह के हैं। ठीक है, ये सारे सीएमएस हैं, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है सारे। ठीक है, इसमें से जो सबसे पॉपुलर है ना, वो वर्डप्रेस है। ठीक है, वर्डप्रेस मोस्ट पॉपुलर सीएमएस टूल है। ठीक है ना। अब वाई वी प्रेफर वर्डप्रेस, हम वर्डप्रेस क्यों प्रेफर करते हैं? अच्छा, वर्डप्रेस यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे google.com, facebook.com। ठीक है, फिर पिंटरेस्ट की वेबसाइट है, फिर किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख लें। ठीक है, उस सारी वेबसाइट्स होती हैं। अब अगर एग्जांपल मैं अगर वर्डप्रेस की दूँ, जो मर्सिडीज़ की वेबसाइट है ना, वो भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ठीक है, अब मैं इन पॉइंट्स पे आता हूँ कि वाई वी प्रेफर वर्डप्रेस। फ्री कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब वर्डप्रेस की कोई फ़ीस नहीं है। एक होता है ना, हम सब्सक्रिप्शन किसी चीज़ की परचेज़ करते हैं, जैसे स्पॉटिफाई है, उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है। इसी तरह विक्स की भी सब्सक्रिप्शन होती है, जुमला की भी, शॉपिफाई की भी। आपको मंथली शॉपिफाई में $25 देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस की कोई फ़ीस नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या आता है? नो कोडिंग रिक्वायर्ड। कोडिंग का सबको पता होगा, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, पाइथन वगैरह जितनी लैंग्वेज आती हैं, वो इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। हम इसके अंदर एडिशनल ऐड कर सकते हैं, जैसे CSS यूज़ कर सकते हैं, HTML यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। ए को मैंने कह दिया वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाए कोडिंग के बगैर। ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर। बी को भी मैंने कहा है वर्डप्रेस पे ही वेबसाइट बनाए, लेकिन एडिशनल वो CSS यूज़ करे या HTML यूज़ करे। ठीक है, दोनों को मैंने सेम वेबसाइट दी है। अब ये नहीं होगा कि जो कोडिंग वाली वेबसाइट होगी वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है, जिसने कोडिंग यूज़ नहीं की उसकी अच्छी नहीं बनेगी, दोनों की सेम ही होगी। ठीक है, अब मेन पॉइंट जो इसका है ना, मोर देन 45% वेबसाइट्स आर ऑन वर्डप्रेस। इसका क्या मतलब हुआ? दुनिया में जितनी भी वेबसाइट है ना, मैं सपोज कर लेता हूँ 100 ट्रिलियंस वेबसाइट है, इससे भी ज़्यादा है। मैंने सपोज कर लिया 100 ट्रिलियंस वेबसाइट है, उसमें से 45% वेबसाइट जो बनी है ना, वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई हैं। बाकी 55 में क्या आता है? आपके सारे CMS, जो मैंने आपको जितने बताए थे, मैं 3-4 लिखे हैं ना, ये तो 50-60 तरह के CMS हैं। सारे CMS, फिर जितनी आपकी लैंग्वेज आती हैं, ठीक है, कोडिंग, HTML, CSS, पाइथन, रिएक्ट, मोंगोडीबी, बहुत तरह की है, वो सारे 55% पे आता है। ठीक है, और 45% पे सिर्फ वर्डप्रेस आ रहा है। ठीक है, वर्डप्रेस की ये मार्केट वैल्यू है। अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट की बात की जाए, पाकिस्तान में 90% वर्डप्रेस यूज़ होता है। अब पाकिस्तान में 90% कैसे वर्डप्रेस यूज़ होता है कि जैसे किसी के समय ने शालमी में कोई शॉप है। ठीक है, जैसे गैजेट्स की शॉप है। ठीक है, वो अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा है। ठीक है, वर्डप्रेस के ऊपर ई-कॉमर्स स्टोर बनाना चाह रहा है। अब वो क्या करेगा? उसको तो बनानी नहीं आती, वो एक बंदा ढूंढेगा जो वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाता है। क्या करेगा? उसे 50-60 थाउजेंड दे के वर्डप्रेस की वेबसाइट उसने बना ली। ठीक है, क्या करेगा? अगर वो कोडिंग की तरफ जाता है, एक तो उसका खर्चा ज़्यादा आएगा, वही वेबसाइट उसको 1.5-2 लाख में बनेगी। ठीक है, और ऊपर से अब देखिए ना, कोडिंग पे वेबसाइट बनी है तो सारा कुछ कोडिंग पे हुआ होगा। अब ई कॉमर्स में क्या होता है? रोज़ प्राइस चेंज हो सकती हैं। ठीक है, रोज़ प्रोडक्ट्स ऐड हो सकती हैं, कोई प्रमोशन लग सकती है, प्राइस, आपको पता है ई कॉमर्स स्टोर में फिर न्यू प्रोडक्ट्स भी आती रहती हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए ज़ाहिर सी बात है, जिसने वेबसाइट बनाई है, जिसे कोडिंग आती है, वही कर सकेगा। अब जो पाकिस्तानी बंदा क्या करेगा कि वो खुद ही वर्डप्रेस सीख लेगा। कोडिंग पे क्या करना पड़ेगा उसको? एक बंदा हायर करना पड़ेगा। ठीक है, उसको मंथली पे करना पड़ेगा। लेकिन वर्डप्रेस पे ऐसा नहीं है। आप लोगों को OLX का तो पता होगा। OLX पे कभी किसी ने ऐड भी लगाई होगी। क्या पूछता है ऐड में? पिक्चर्स पूछता है, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और एडिशनल फीचर्स ये पूछता है ना। वर्डप्रेस में भी अगर आपने प्रोडक्ट लगानी है
तो आप इसी तरह इतना ईजी वे है, जिस तरह आप OLX पे कभी ऐड लगाइए ना, कभी आपको OLX पे यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं ना पड़ी कि ऐड कैसे लगाते हैं, स्टेप्स है ना, आपने बस स्टेप्स फॉलो करने हैं। वर्डप्रेस भी सेम यही चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, इजी कस्टमाइजेशन। कि आपके पास लेफ्ट साइड पे आपको सारे बटन्स आ रहे होंगे, ठीक है, राइट साइड पे आपके पास लाइव एडिट्स कर रहे होंगे। इजी कस्टमाइजेशन है, जिस तरह कैनवा पे आप इजीली पोस्ट बना सकते हैं ना, ये उसी तरह ही है। एसईओ फ्रेंडली, कोई बता सकते हैं एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। एसईओ कहते हैं कि मैंने किसी वेबसाइट को रैंक करना है, ठीक है। अब मैं सपोज करता हूँ कि अभी मैं बैठा हूँ, समझ लें लाहौर में एक स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ ऑर्डर करनी है, जैसे मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, मैं करूँगा पिज़्ज़ा नियर मी। मैंने पिज़्ज़ा हट तो नहीं लिखा, मैंने पिज़्ज़ा ऑनलाइन तो नहीं लिखा, लेकिन मुझे सबसे पहले पिज़्ज़ा ऑनलाइन शो करवा रहा है। वो क्यों करवा रहा है? पिज़्ज़ा ऑनलाइन की एसईओ अच्छी हुई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंजन क्या है? इंजन हमारा गूगल सर्च इंजन है ना वो। ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऑप्टिमाइज, अगर इमेजेस लगी हैं या फिर कंटेंट है ऊपर, ठीक है, वो ऑप्टिमाइज होगा, ठीक है। कि एक वेबसाइट को रैंक करना, तो कीवर्ड, क्या कीवर्ड था मेरा? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा लिखा मेरा, मैंने पिज़्ज़ा लिखा, तो पिज़्ज़ा ऑनलाइन सबसे ऊपर आया। मतलब पिज़्ज़ा ऑनलाइन की जो वेबसाइट है, उन्होंने अपनी एसईओ अच्छी की है, इस वजह से उस कीवर्ड के ऊपर, मतलब पिज़्ज़ा के ऊपर मेरी वेबसाइट ऊपर आ रही है, ठीक है। पिज़्ज़ा ऑनलाइन की जो वेबसाइट है वो ऊपर आ रही है, ठीक है। एसईओ फ्रेंडली, एसईओ फ्रेंडली क्या है कि वर्डप्रेस और वाहिद टूल्स पर हम इजीली एसईओ कर सकते हैं। कंटेंट के ऊपर होती है एसईओ, ठीक है। फिर इमेजेस का साइज़ कम कर सकते हैं, वो आगे जाके मैं आपको एसईओ के बारे में बताऊंगा। लो कॉस्ट एज नंबर ऑफ थीम आर अवेलेबल टू बिल्ड योर वेबसाइट। अब वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर थीम्स भी लगेंगे, ठीक है, जिस तरह थीम लगते हैं ना। अब लो कॉस्ट एज नंबर ऑफ थीम, ठीक है, मतलब आपको काफ़ी कम प्राइस के अंदर ना आपको वर्डप्रेस के थीम मिल जाएंगे। सिक्योरिटी फीचर बाय यूजिंग डिफरेंट सिक्योरिटी फीचर्स ऑन वर्डप्रेस। आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैं कोई ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। मैं जैसे ये वेबसाइट ओपन की, आपने फ़ोन पे तो आपको शो नहीं होता, लेकिन आपने जब लैपटॉप पे ओपन की होगी, आपको ये लॉक का साइन आता होगा, ठीक है। ये एसएसएल सिक्योरिटी जो वर्डप्रेस में है ना, हम वो इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी फीचर इसके ज़्यादा होते हैं। इजी टू माइग्रेट वर्डप्रेस वेबसाइट फ्रॉम वन डोमेन होस्टिंग टू अदर डोमेन होस्टिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इजीली अपनी वेबसाइट एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकता हूँ। अब जैसे मेरी वेबसाइट बनी है ना, देखें इस पर टेक्स्ट ऐड हुआ है, इमेजेस ऐड हुई है, ठीक है, ये देखें एनिमेशन ऐड है, कुछ भी, ठीक है। ये पूरी वेबसाइट मैं यहाँ से कॉपी करके, मतलब इसका डाटा एक्सपोर्ट करूँगा, एक फ़ाइल बन जाएगी मेरे पास। इजीली मैं किसी दूसरी वेबसाइट पर जाके, वहाँ पे जाके मैं इंपोर्ट कर दूँगा, मतलब इजीली माइग्रेट कर दूँगा। अगर आप देखें उसने क्या बोला, डोमेन स्लैश होस्टिंग, कि मैंने सिर्फ सेम यही वेबसाइट किसी और डोमेन पे बनानी है। ये मेरी बनी है computertribe.com के ऊपर, मैं सेम यही चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ actualintellectual.com के ऊपर। सारा मेरा डिज़ाइन यही रहेगा, मतलब मेरी डोमेन चेंज हुई है इसके अंदर। होस्टिंग में क्या होगा कि मैंने होस्टिंग पर, अच्छा होस्टिंग डोमेन का भी आपको बताता हूँ, मिक्स हो रहा होगा आपको। होस्टिंग के मैंने जैसे होस्टिंग अगर माइग्रेट करनी है ना, जैसे मैंने होस्टिंग परचेज़ की नेमचीप से, मैंने सारा डाटा अपना ट्रांसफ़र करना है GoDaddy के ऊपर, मतलब मैंने डोमेन भी मैं माइग्रेट कर सकता हूँ और अपनी होस्टिंग भी माइग्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। पॉसिबल टू क्रिएट वेबसाइट इन वन क्लिक बाय यूजिंग प्री मेड टेम्पलेट्स। कैनवा में क्या होता है कि आपको टेम्पलेट्स दिए जाते हैं, आपने क्लिक करना है, आपका पूरा टेम्पलेट आ जाएगा, ठीक है। आपने उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिया, आपने इमेज चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, कुछ भी आप वो कर सकते हैं। सेम वर्डप्रेस में भी ऐसे हैं, आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इस कोर्स में हम दोनों चीज़ें सीखेंगे कि हमने कस्टमाइज पेज बनाना है, वो कैसे बनाना है, टेम्पलेट यूज़ करने हैं, वो कैसे करने हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी समझ नहीं लगी तो पूछ लें इन पॉइंट्स की।
जी सबको समझ लग गई है? और मैं होस्टिंग वाला पॉइंट मैं दोबारा बताऊंगा, आगे जाके होस्टिंग का पॉइंट आएगा, मैं आपको बताता हूँ होस्टिंग क्या होती है। इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ होस्टिंग और डोमेन को, मैं आपको आगे जाके देखिए नीचे आएगा डोमेन होस्टिंग का, ठीक है, यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं। अब आते हैं wordpress.com और wordpress.org, इसमें क्या फ़र्क है? पहले wordpress.org देख लेते हैं। फ्री प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया, आर यू नीड टू हैव डोमेन एंड होस्टिंग आल्सो रेफर्ड एज सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस। इसका क्या मतलब हुआ? वर्डप्रेस ओआरजी में क्या होता है कि हम डोमेन और अपनी होस्टिंग परचेज करते हैं, ठीक है, सारे टूल्स सारी एसेस हमें मिल जाती है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की। जिस तरह की मैंने वेबसाइट बनानी है मैं बना सकता हूँ। जैसे मैंने अभी बोला ऊपर, फुल कंट्रोल ऑन वर्डप्रेस वेबसाइट, क्या मतलब वर्डप्रेस ओआरजी के अंदर फुल कंट्रोल होता है डैशबोर्ड के ऊपर। मैं हर तरह की वेबसाइट बना सकता हूँ, खुद से कस्टमाइजेशन करनी है, मैंने HTML CSS ऐड करनी है खुद से, ठीक है, कस्टम, वो भी मैं कर सकता हूँ। यू कैन ऐड फ्री पेड और एनी कस्टम प्लगइन्स। अब प्लगइन्स क्या होता है, आपको प्लगइन बताता हूँ प्लगइन क्या होता है। आपको एक्सटेंशन का पता है क्या होता है? क्रोम की एक्सटेंशंस, ये देखें, ये क्रोम की एक्सटेंशन है ना, सब ने यूज़ की होंगी, किसी ने कोई एक्सटेंशन यूज़ की होगी। अब एक्सटेंशन क्या होता है? टूल होता है। कलर ज़िला, इससे मैं कलर पिक कर सकता हूँ। फ्री डाउनलोडर, इससे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। आई क्लाउड पासवर्ड, मतलब पासवर्ड सेव कर सकता हूँ। इमेज डाउनलोडर, हर एक एक्सटेंशन का एक पर्पज़ है ना, कि VPN है, ठीक है, और लाइट वट फ़ॉन्ट, मैं फ़ॉन्ट इससे पता लगा सकता हूँ फ़ॉन्ट कौन सा है, ठीक है। मतलब हर एक्सटेंशन का अपना अपना एक पर्पज़ होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे मैं कलर ज़िला ओपन कर लेता हूँ, इससे मैं कर सकता हूँ कलर पिक कर सकता हूँ मैं। ये देखिए मेरे पास पॉइंट आ गया, मैंने कोई कलर पिक करना है ना, जैसे मैंने ये ब्लू कलर पिक करना है, ये वाला, क्लिक करूँगा मैं, देखें पर्पल कलर पिक किया। अब मेरे पास उसका कोड कॉपी हो गया है, पर्पल का मेरे पास कोड कॉपी हो गया, देखें ज़रा ऊपर देखें कोड आ रहा है, इधर देखें, इधर कोड आएगा आपको, कॉपी हो गया। पेस्ट करूँगा मैं, देख रहा हूँ क्या वही कलर है, देखें वही पर्पल कलर है ना। मतलब इस एक्सटेंशन ने क्या किया है, मुझे ये कलर कोड पता लगा दिया कि कलर कोड कौन सा है। मैं जाऊँगा अपनी पोस्ट बनानी है, सेम इस कलर कोड यूज़ करूँगा, ठीक है, मेरा एग्जैक्ट यही कलर वहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएगा। टूल था ना एक, वर्डप्रेस की ज़ुबान में क्या है ये? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कह रहा हूँ, प्लगइन, ठीक है। प्लगइन होता है कि टूल कि न्यू फंक्शन ऐड करना है वेबसाइट के अंदर आपने, तो आप प्लगइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, ऐड एनी फ्री और पेड थीम। मतलब इसके अंदर आप फ्री थीम भी लगा सकते हैं, पेड थीम भी लगा सकते हैं। फिर पेड में आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे, ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। आपने क्लाइंट्स की अगर आपने वेबसाइट बनानी है, आप उसे बताएं कि आपने फ्री पे बनानी है या पेड पे बनानी है, दोनों में डिफरेंस बताएं आप, ठीक है। उसमें आपको फीचर्स कम मिलेंगे, पेड आप लेंगे फीचर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, आप उसको फ़र्क बताएं, ठीक है। यू कैन यूज़ पावरफुल इनसाइड टूल लाइक गूगल एनालिटिक्स। ये क्या चीज़ है, आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स के ऊपर एड्स चल रही होती हैं। जैसे मैं व्हाट्स एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ इसके ऊपर ऐड चल रही है कि नहीं। अब देखें इसके लिए GoDaddy की ऐड चल रही है, ठीक है, नीचे जाता हूँ देखता हूँ और कोई ऐड चल रही है, ये भी देखें GoDaddy की ऐड है। आपने कितनी वेबसाइट्स देखी होंगी जिसके ऊपर एड्स होती हैं, ठीक है। अब एड्स कौन लगाता है? गूगल। मैं आपको इसके नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा गूगल क्यों, कैसे लगाता है, किस वेबसाइट्स पे लगाता है, इससे कैसे अर्निंग होती है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वाले पॉइंट बताता हूँ। गूगल एनालिटिक्स होता है कि सारे मतलब एनालाइज करना, ठीक है, इसके नाम की पावरफुल टूल यूज़ कर सकते हैं wordpress.org के अंदर। गूगल एनालिटिक्स का ना एक प्लगइन मिलेगा, प्लगइन लगाया आपको सारे उसके इनसाइट्स मिल जाएंगे कि इस मंथ आपकी वेबसाइट की इतनी ट्रैफिक आई है, इतनी रीच आई है, इतने लोगों ने ओपन करके देखी है, इस बंदे ने इतनी देर ओपन की है, ठीक है। यू कैन अर्न वाया गूगल एड्स बाय शोइंग एड्स ऑन योर वेबसाइट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये हम देखना है, अभी हम wordpress.org पढ़ रहे हैं, ORG के अंदर हम अर्न कर सकते हैं गूगल एड से। अब देखें मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर ऐड लगी हुई है ना, देखें एक और ऐड आ गई GoDaddy की, मैंने सिर्फ थोड़ा स्क्रॉल किया, एक और मेरे पास ऐड आ गई है, क्लोज करता हूँ।
अब जिसकी वेबसाइट है ना ये whatsmine.com, उसको उसकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है अब। वो कैसे कि इस वेबसाइट की पहले ट्रैफिक थी, उसने देखे ना रोज़ आर्टिकल लिखे, जिस तरह न्यूज़पेपर होते हैं ना, रोज़ आर्टिकल लिखे, लोग पढ़ते हैं। जैसे मैंने कोई चीज़ सर्च करनी है, जैसे मैंने एक फ़ोन की स्पेसिफिकेशन निकालनी है ना, जैसे मैंने इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन निकालनी है, देखें पहले तो आपको सैमसंग शो करेगा क्योंकि मेरा कीवर्ड ही सैमसंग था, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा, बल्कि ज़्यादातर आपको सैमसंग के ही शो कर रहा है, ठीक है। मैं आगे विकीपीडिया लिख लेता हूँ। ये देखें, अब विकीपीडिया क्या वेबसाइट है, इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश होते हैं। मतलब सैमसंग S24 की मुझे सारी स्पेसिफिकेशन इस आर्टिकल में पता चल जाएगी, ठीक है। देख रहे हैं स्पेसिफिकेशन। अब क्या चीज़ है कि कोई सर्च करेगा ना, जैसे मैंने सर्च किया विकीपीडिया आ गया। अब क्या होगा, मेरा एक जो यूज मतलब मेरी रीच थी ना उसके पास चले गई है। इस चीज़ की समझ लगी कि मतलब मैंने उसकी वेबसाइट में गया, विज़िट किया, थोड़ा टाइम गुजारा, इससे उसको फ़ायदा होगा, मतलब ट्रैफिक आ रही है। गूगल एड्स कैसे मेरी वेबसाइट लगाएगा एड्स, देखिए आप मेरी वेबसाइट है ना ये वाली, अब इसकी इतनी ट्रैफिक नहीं है, मैं इस पर रोज़ आर्टिकल पब्लिश कर रहा हूँ न्यूज़ के रिलेटेड, ठीक है। उसकी एसईओ भी कर रहा हूँ ताकि वो गूगल में रैंक करे, ठीक है। अब गूगल पे मेरी एक आर्टिकल है, मैंने लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड, ठीक है, वो मेरा रैंक कर गया, उसके ऊपर काफ़ी ट्रैफिक आ गई। जब गूगल देखेगा ना इसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, मेरी वेबसाइट के ऊपर वो ऐड लगाने लग जाएगा। जब ऐड लगाएगा क्या होगा, मुझे उसे अर्निंग आएगी, ठीक है। अब जैसे इस वेबसाइट के अंदर गोडैडी ने ऐड लगाई ना, गोडैडी ने समझ लें गूगल को पे किया $10 पर डे का। गूगल करेगा, ढूंढेगा कि कौन सी वेबसाइट पे गोडैडी सर्च ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जिस लैपटॉप पे डिवाइस पे गोडैडी सर्च ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए मैंने भी गोडैडी की बात की थोड़ी देर पहले, उसने मुझे गोडैडी की ऐड दिखाई। अगर मैं खाने की बात कर रहा होता इसने मुझे खाने की ऐड दिखानी थी, खाने की बात की थी, लेकिन मैं शुरू से ही इसके अंदर डोमेन होस्टिंग पे काम करता आ रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से मुझे ज़्यादातर इसके ऊपर गोडैडी की एड्स दिखाता है। अब गोडैडी ने $10 दिए, $8 उसने क्या किया, मुझे दिया क्योंकि मेरी वेबसाइट थी ये। $2 गूगल ने अपने पास रखे, ठीक है। इस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछते हैं wordpress.org की, कि wordpress.org क्या होता है। चलिए मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, wordpress.com प्योरली आ होस्टिंग प्लेटफॉर्म, कि इसके अंदर मुझे कोई डोमेन कोई होस्टिंग परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी, ये मुझे खुद ही देंगे। अब मुझे सोचने में तो लग रहा है तो मुझे तो कोई चीज़ परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आगे इसके पॉइंट्स पढ़ें। लिमिटेड फ्री ऑप्शंस डैट यू कैन यूज़ अप टू 3 GB, मुझे सिर्फ इसके 3 GB तक देंगे डाटा, कि मैं 3 GB से ऊपर जितना डाटा होगा ना वो वेबसाइट नहीं बना सकता। अब एक वेबसाइट है इसमें इमेजेस ज़्यादा ऐड हुई हैं, वो तो वेबसाइट स्लो हो जाएगी, ठीक है। यू कैन नॉट प्लेस एड्स ऑन फ्री प्लान, कि जो wordpress.com में फ्री प्लान है, मैं अपनी ऐड ही नहीं चला सकता, इससे कोई अर्निंग ही नहीं कर सकता। यू कैन नॉट मोनेटाइज योर ब्लॉग ऑन फ्री प्लान, ब्लॉग मैंने बताया आर्टिकल ब्लॉग ही होता है, ठीक है। ये एक आर्टिकल था ना, ये एक आर्टिकल है, तो ये एक ब्लॉग है, मैं मोनेटाइज ही नहीं कर सकता, मुझे इससे पे नहीं आ सकती, ठीक है। यू कैन नॉट अपलोड प्लगइन और थीम, अपलोड का क्या मतलब हुआ कि जो वर्डप्रेस है ना इसके ना बाय डिफ़ॉल्ट पहले से प्लगइन भी आते हैं, पहले से थीम भी आते हैं, लेकिन मैं wordpress.com के ऊपर अपलोड नहीं कर सकता। ORG के अंदर मैं अपलोड भी कर सकता हूँ, जो इसके प्री बिल्ड थीम और प्लगइन्स हैं मैं यूज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। यू कैन नॉट ऐड गूगल एनालिटिक्स, मैं गूगल एनालिटिक्स का टूल भी इसके ऊपर ऐड नहीं कर सकता wordpress.com के अंदर, ठीक है। अब आते हैं ब्रांडेड सब डोमेन। सब डोमेन क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का नाम है, जैसे मैं गूगल ही ओपन कर लेता हूँ, google.com, ये मेरी मेन डोमेन है google.com। सब डोमेन क्या होगी, वो डॉट से पहले आती है सब डोमेन। आप मैं गूगल की प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, जैसे आपने देखा होगा जीमेल।
अब जीमेल देखिए ना, mail.google.com, लेकिन यूट्यूब ऐसे नहीं होता। यूट्यूब भी गूगल की है, उस पर आता है यूट्यूब.com। उसके ना ऐसे क्यों हैं? यूट्यूब पहले गूगल का नहीं था। जो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं ना गूगल की, उसको वो अपनी डोमेन में ले आता है। मतलब मेरी मेन डोमेन google.com है, डॉट लगा क्या करेगा, मेल। इसी तरह कॉन्टैक्ट्स, अब देखें ना कॉन्टैक्ट्स पता चल रहा है किसके कॉन्टैक्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, आपके गूगल के हैं, किस चीज़ के हैं, एप्पल के हैं, किसके हैं। लेकिन इन्होंने डोमेन कौन सी बनाई है, contacts.google.com, मतलब पता चल रहा है जो कॉन्टैक्ट्स हैं गूगल के हैं। फिर drive.google.com, photos.google.com, ठीक है, chat.google.com, ठीक है। ये होती है सब डोमेन के, मतलब मेरी मेन डोमेन से जो डॉट से जो पहले आती है ना, उसको सब डोमेन कहते हैं। मतलब वर्डप्रेस की जो डोमेन है ना, वो wordpress.com है। अगर मैंने वेबसाइट बनानी है ना वर्डप्रेस के ऊपर, जैसे मैंने अपने नेम से बनानी है शहाब, shahab.wordpress.com, अब मैं किसी को सेंड करूँगा कि अच्छा लगेगा कि बीच में वो प्रमोशन अपनी कर रहा है वर्डप्रेस। लेकिन अगर परचेज करूँगा, वो क्या होगी, shahab.com। पता चल रहा है किस पे बनाई है, वर्डप्रेस पे है, कोडिंग पे है, पता चल रहा है नहीं ना। इसके ना लेकिन पता चल रहा है shahab.wordpress.com, मतलब वर्डप्रेस का मेरा फ्री प्लान यूज़ हुआ है, ठीक है। wordpress.com डज नॉट ऑफर ई कॉमर्स वेबसाइट ऑन फ्री प्लान, मतलब जो wordpress.com है उसके ऊपर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट ही नहीं बना सकता। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि प्लगइन यूज़ करना पड़ता है वो कॉमर्स का, मैं आगे जाके आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं wordpress.com के ऊपर ई कॉमर्स बना ही नहीं सकता। यू कैन नॉट बिल्ड मेंबरशिप वेबसाइट, आपने जिम्स की वेबसाइट देखी होंगी जिसपे फॉर्म लगे होते हैं, ठीक है, अपना मतलब जैसा फॉर्म फिल करते हैं ना, अब मेंबरशिप वेबसाइट भी नहीं बना सकते wordpress.com के ऊपर। फिर आपके जहन में आएगा कि मैं wordpress.com कहाँ यूज़ करूँ। आपने पोर्टफोलियो देखा होगा, जैसे आपकी सीवी होती है, सीवी पीडीएफ फॉर्म में होती है ना, ज़्यादातर पीडीएफ फॉर्म में ही होती है। लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन लेके जाना चाहें, अब आप देखें ना, ऑनलाइन लेके जाएंगे तो ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। आप अपने नेम से, जैसे shahab.wordpress.com, इसके ऊपर आप अपनी सिर्फ इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें, जिस तरह आप सीवी पे ऐड करते हैं। आपको कुछ इसके अंदर आपको थीम तो मिल जाएंगे, मैं अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन आपको थीम, प्री बिल्ड थीम तो मिलेंगे ना। आप ऐसा थीम ढूंढें जो पोर्टफोलियो टाइप हो, सीवी टाइप हो। आप ये वेबसाइट उस टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ नहीं हो सकती है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और मैंने क्या पता एड्स गूगल एनालिटिक्स पे काम करना पड़े, पेड थीम यूज़ करना पड़े, ठीक है, प्लगइन खुद से लगाने पड़े। लेकिन मैं डॉट कॉम के अंदर नहीं करूँगा, डॉट कॉम के ऊपर कोई काम भी नहीं करता। लेकिन डैशबोर्ड जिस तरह ओ आर जी का है, उसी तरह डॉट कॉम का है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। इसकी किसी किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें। wordpress.com और .org, इसकी समझ नहीं लगी तो पूछ लें। ये बताइएगा, ये जो आप अभी पहले बता रहे थे कि ये डोमेन पे है और डोमेन पे नहीं है, अपने मेल पे चेक करवा देते, वो पॉइंट अगेन क्लियर कर दें। जो सब डोमेन में कह रहा था, जी जी। सब डोमेन होती है, अच्छा सब डोमेन को मैं थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन मैं नीचे जाके सब डोमेन दोबारा एक दफ़ा रिपीट करूँगा, ठीक है। सब डोमेन होती है कि जैसे डॉट से जो पहले आ जाए ना। अच्छा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। अब स्पीरियड की वेबसाइट है, superior.edu.pk, ये इसकी मेन डोमेन है। इसकी सब डोमेन पता है क्या, ERP। अब जो स्पीरियर का जो ERP है, ये देखें ज़रा, ERP डॉट क्या है, वो उसकी सब डोमेन बनी हुई है। मतलब स्पीरियर ने सिर्फ superior.edu.pk परचेज़ की है, उसने ERP डॉट ये परचेज़ नहीं की। जो उसने अपना होस्टिंग प्लान परचेज़ किया ना, उसके उसको सब डोमेन फ्री में बनाने की इजाज़त है। क्या वो भी वर्डप्रेस पे है, और वो किस तरह पता चलता है, क्या चीज़ डिफरेंशिएट करती है कि मैंने हमारी देखें, आप जैसे वेबसाइट टूल पे यूज़ किया हुआ है, अब देखें स्पीयर है ना, स्पीयर की वेबसाइट भी वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, टूल है ये देखें CMS, मेरा CMS कौन सा यूज़ हुआ है, वर्डप्रेस। मतलब आपको टूल्स मिल जाएंगे, पता चल जाएगा कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनी हुई है। देखें इन ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ठीक है, इसके अंदर एसईओ के लिए इन्होंने योस्ट एसईओ यूज़ किया हुआ है। आपको आगे जाके पता चलेगा योस्ट एसईओ क्या होता है। लाइट स्पीड उन्होंने सर्वर यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें एडिशनल इन्होंने PHP यूज़ की हुई है। मतलब एक टूल था,
इसी तरह आपको वर्डप्रेस में प्लगइन्स मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे कि आप न्यू फंक्शन ऐड कर सकते हैं, कोई टूल्स, कोई आप कोई चीज़, कोई न्यू फंक्शन ऐड करना ई कॉमर्स का या फिर किसी चीज़ का, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगे समझ? ओके। ठीक है, चलें मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा ना मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, तो मैं आपको दोबारा से एक लिंक शेयर करता हूँ, तो काइंडली वो जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको और भी बताना है, ज़रा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, लेकिन आपने फ़ौरन ज्वाइन कर लेना दूसरा लिंक, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? चलिए मैं इसी तरह से कंटिन्यू करता हूँ। सब डोमेन को मैं आगे आपको जब डोमेन होस्टिंग के बारे में बताता हूँ, एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। wordpress.com और .org में किसी को इशू है तो पूछ लें, ताकि मैं फिर नेक्स्ट करवाऊँ। किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी कि वर्डप्रेस क्या होता है, या मैंने कोई इसके ना कोई पॉइंट था, तो पूछ लें। चलें ठीक है, मैं नेक्स्ट करवाता हूँ। अब आते हैं डोमेन एंड होस्टिंग की तरफ। पहले आता है डोमेन। ठीक है, अब डोमेन को कैटेगराइज किया गया 4 के अंदर। आपने देखा होगा कि जैसे मैं
यही वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, https:// पहले यहाँ तक आते हैं, ये देखते हैं क्या होता है। इधर देखें एस नहीं आ रहा, ये आपका होता है प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लेकिन इसके आगे एस लगा हुआ है। एस क्या है वो? एस है सिक्योरिटी। जिस वेबसाइट के ऊपर ये लॉग का साइन आएगा ना, कनेक्शन इज सिक्योर, तो उधर HTTPS हो जाएगा, ठीक है। अगर SSL सिक्योरिटी लगी है या एस हो जाएगा, नहीं लगी तो मतलब वो सिक्योर नहीं है वेबसाइट, ठीक है, मतलब उसकी डोमेन सिक्योर नहीं है। ये नहीं कि वो कोई हैक कर सकेगा और ऐसा कोई हैक नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। SSL सिक्योरिटी होती है जो डोमेन के ऊपर लगती है, ठीक है, वो अगर ऐसा होगा तो मतलब इसके ऊपर लगी होगी। फिर आते हैं सब डोमेन को स्किप करके मैं अभी मेन डोमेन की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। मेन डोमेन क्या होती है कि जो मैंने खुद से नाम रखा होगा ना, जैसे मैंने आपको दिखाया सुपीरियर। अब सुपीरियर ने सिर्फ सुपीरियर है, .ed.p के बाद में देखते हैं, वो सुपीरियर ब्रांड नेम है। ये खुद से डिसाइड करना होता है कि हमने क्या रखना है। अब जैसे whatsmine.com है, whatsmine नाम था, कंप्यूटर नाम था, ठीक है, ये मेन डोमेन है, हमें खुद डिसाइड करनी पड़ती है कि हमने कौन सी लेनी है। बाकी भी हमें खुद डिसाइड करनी पड़ती है, लेकिन जो ब्रांड नेम है वो हम डॉट से पहले मतलब दोनों डॉट के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये होता है ब्रांड नेम जो हमने खुद से डिसाइड करना होता है। जैसे आप इंस्टाग्राम का यूज़र नेम रखते हैं, ठीक है, आपने एक यूज़र नेम रख लिया, क्या वो यूज़र नेम कोई और रख सकता है? नहीं रख सकता। इसी तरह जो आपने डोमेन परचेज़ कर ली, वो कोई डोमेन परचेज़ नहीं कर सकता जब तक उसकी एक्सपायरिंग के बाद, एक्सपायर के बाद ना कुछ तकरीबन 1.5-2 महीने होते हैं, उस टाइम तक अगर मैं ना पे करूँ मैं, ठीक है, तो मेरी वापस सेल पे लग जाती है वो डोमेन, ठीक है। अब डोमेन और होस्टिंग हमें हर साल पे करनी पड़ती है। डोमेन मैं 1 साल से लेकर 10 साल तक ले सकता हूँ इकट्ठी, होस्टिंग मैं 1 महीने से लेकर 2 साल तक ले सकता हूँ। ये आ गया मेरी मेन डोमेन, मेन डोमेन का पता चल गया। इसके बाद आते हैं हम .com की तरफ, टॉप लेवल डोमेन। आपने देखा होगा .com, .pk, .edu, .pk, .org, ठीक है, और .us। इसका क्या मतलब हुआ कि .com का क्या मतलब है कि एक मतलब जो वेबसाइट है वो इंटरनेशनली है। .pk क्या शो करा रही है? पाकिस्तान की। कैसे होता है कि .pk की वेबसाइट बाहर ओपन नहीं होती? नहीं, आप दुनिया में जहाँ भी जाएं .pk की वेबसाइट भी ओपन हो सकती है। अब .pk के ऊपर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनी हुई है, न्यूज़ की वेबसाइट बनी हुई है, आप दुनिया में किसी कहीं जगह बैठ के आप वो ओपन कर सकते हैं, वो न्यूज़ पढ़ सकते हैं। बस क्या शो करवा रहा है कि .pk पाकिस्तान की है। तो मुझे बता सकता है .com नहीं, .pk और .com.pk में क्या फ़र्क है? क्यों बता सकता है? आपने .pk भी देखा होगा, .com.pk भी देखा होगा, क्यों बता सकते हैं इसमें क्या फ़र्क है? जी, किसी को पता है? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। .pk क्या है? मतलब शो करवा रहा है कि पाकिस्तान की वेबसाइट है। कि जैसे मैं ई-कॉमर्स स्टोर देख लेता हूँ कोई .pk के साथ, तो मतलब वो पाकिस्तान का है। .com.pk भी पाकिस्तान का होगा, लेकिन .com भी आ गया, और .com का क्या मतलब था? इंटरनेशनल। मेरी वेबसाइट है ना, अब उसके ऊपर मैं समझ लें कि मेंस क्लोथ्स में सेल करता हूँ, और मेरी डोमेन है .pk की। क्या शो करा रहा है कि मैं पाकिस्तान की वेबसाइट और पाकिस्तान में सेल करता हूँ। .com.pk की मेरी वेबसाइट होगी ना, क्या शो करवा रही है कि पाकिस्तान बेस है, लेकिन मैं सेल इंटरनेशनली भी करता हूँ, कि अगर मुझे कोई बाहर से भी ऑर्डर आएगा ना, मैं डिलीवर कर सकता हूँ। तो सर्विस है .com.pk में कि सर्विस, मैं पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, लेकिन मैं इंटरनेशनल सर्विसेज भी अपनी देता हूँ। .pk का शो करवाएगा कि पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, लेकिन पाकिस्तान में सर्विसेज देते हैं, ठीक है, लगी समझ? .com.pk। फिर इसी तरह .edu.pk क्या शो करवा रहा है कि पाकिस्तान की एजुकेशन है, ठीक है, और .us मतलब यूनाइटेड स्टेट की है, .in इंडिया की है, ठीक है, मतलब इस तरह की है। फिर आप ORG देख लें किसी ऑर्गेनाइजेशन की, .gov,
.gov.pk मतलब क्या शो करवा रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन का पता चल गया आपको। इसके बाद आते हैं सब डोमेन के ऊपर। अब देखा होगा आपने www यूज़ होता है, हर डोमेन के ऊपर होता है, लेकिन अब नहीं होता। स्पीरियर के ऊपर हुआ, देखें www.spirier, ठीक है, इसके ऊपर देख लेते हैं, इसके ऊपर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर www. लिख के मैं सर्च करूँगा ना, मेरी वेबसाइट तब भी ओपन होगी। और स्पीरियर के ऊपर है, मैं इसके ऊपर रिमूव कर दूंगा, देखें मेरी वेबसाइट तब भी ओपन होगी। होता तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है, लेकिन मेरी वेबसाइट उसमें भी ओपन होगी, इसमें भी ओपन होगी, लेकिन अब कोई यूज़ नहीं करता ये। किसी ने अगर अपनी डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है ना, तो अब वो www. नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि अब क्या आ गया है, सब डोमेन्स आ गई हैं। गूगल देखिए, मैंने आप गूगल की सब डोमेन दिखाई, जैसे mail.google.com। अब अगर मैं करता www. काफ़ी लंबी चल जानी थी, इसके 3 डॉट आ गए हैं। अब पता ही नहीं चल रहा कि मेरी मेन डोमेन मेल है या गूगल है, ऐसे भी हो सकता है। इसीलिए अब ये यूज़ नहीं करते, आपने भी नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट के ना सब डोमेन्स आ सकती हैं, तो आप इसको ना यूज़ करें, ठीक है। सब डोमेन का दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ। दराज, दराज ओपन करता हूँ मैं, दराज.pk। अब क्या आप इसकी प्रोडक्ट बाहर ऑर्डर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दराज.pk जो है मतलब पाकिस्तान में ही आप कर सकते हैं, लेकिन दराज जो है ना, बांग्लादेश का अलहदा है, श्रीलंका का अलहदा है, ठीक है। लेकिन आप देखें amazon.com है, मतलब मैं पाकिस्तान बैठ के भी अमेज़ोन से कोई चीज़ परचेज़ कर सकता हूँ .pk। लेकिन देखें ज़रा, इन्होंने क्या किया हुआ है, इनकी जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है ना दराज की, उन्होंने इसको सब डोमेन में बनाया हुआ है, ये देखें ज़रा। इन्होंने लेकिन www भी ऐड किया हुआ है, blog.दराज.pk। आई थिंक ब्लॉग्स है, वैसे गूगल पर सर्च कर लेता हूँ। ये देखें blog.दराज.pk। मतलब इसके ऊपर प्रोडक्ट्स नहीं है, इसके ऊपर क्या है कि आपके जैसे एक प्रोडक्ट है ना, उसकी स्पेसिफिकेशन उन्होंने इस पर बताई हुई है। ये एक न्यूज़ वाली वेबसाइट है कि दराज की है, तो दराज की ही, लेकिन उन्होंने सब डोमेन के ऊपर बनाया हुआ है। उन्होंने ये नहीं किया दराज blog.pk, अलहदा से डोमेन नहीं ली, उन्होंने ब्लॉग को अपनी उसी डोमेन के अंदर ही रखा हुआ है। सब डोमेन किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें। कि सब डोमेन क्या होती है, ये चारों तरह की जो मैंने आपको बताई है, इसमें भी समझ नहीं लगी तो पूछ लें, फिर मैं आगे होस्टिंग बताऊँ। चलिए मैं आगे होस्टिंग की तरफ जाता हूँ। होस्टिंग क्या होती है, आपने देखा होगा, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर इमेज लगी हुई है, टेक्स्ट लगा हुआ है, बटन लगे हुए हैं, एनिमेशन लगी हुई है, ठीक है। मतलब एक पूरी कंप्लीट वेबसाइट बनी हुई है। अब देखिए ये इमेज है, ये इमेज है, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी इमेज। ये एक इमेज है ना, ये कहाँ पे स्टोर हो रही है? मेरे लैपटॉप में तो नहीं हो रही, मेरे कंप्यूटर में तो नहीं हो रही, मेरे फ़ोन में तो नहीं हो रही। कहाँ पे स्टोर हो रही है ये? जहाँ से मैंने अपनी डोमेन होस्टिंग परचेज़ की होगी। होस्टिंग कहते हैं स्टोरेज को, कि मैंने जैसे अपना समझ लें 20 GB स्टोर, मैंने 20 GB स्टोरेज मैंने परचेज़ की है, ठीक है। मतलब 20 GB के अंदर रह के मैं अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकता हूँ। मेरी वेबसाइट मेरे ख्याल में मैक्सिमम 1 GB की होगी, लेकिन जहाँ से परचेज़ किया मुझे उन्होंने मिनिमम 20 GB दिया है। 20 GB से कम प्लान है ही नहीं। लेकिन मैं आपको नेम चीप भी ओपन करके बताता हूँ कि सिर्फ स्टोरेज नहीं देखते, बैंडविड्थ देखते हैं, बाकी चीज़ें अपनी देखते हैं, सिर्फ स्टोरेज नहीं देखते। नहीं है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। कौन से फ्लेवर? देखो अपने ले, अगर अपने ले आ रहा तो ले।
नहीं ला रहे तो ले इधर आना। अच्छा अच्छा, मैं होस्टिंग का बता रहा था कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जितना भी डाटा स्टोर होगा ना, वो सारा होस्टिंग के अंदर होगा। मैं नेम चीप ओपन कर लेता हूँ। आपको गोडैडी की ऐड आती होगी नेम चीप की, क्या पता होस्टिंजर की भी आती हो। मैं नेम चीप ओपन कर लेता हूँ। उससे पूछ लेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, अभी नहीं, रहने दो, ठीक है। अच्छा, मैं नेम चीप की तरफ आता हूँ। अब नेम चीप क्या है कि अगर अपनी डोमेन अगर होस्टिंग परचेज करनी है ना, मैं नेम चीप के पास जाऊँगा, मैं गोडैडी के पास जाऊँगा, होस्टिंजर के पास जाऊँगा। ये क्या करते हैं, इनके सर्वर्स पड़े हुए हैं अमेरिका में, ठीक है। इनके अमेरिका में पड़े हुए हैं, क्या पता कोई जैसे आईटी लिंक है, आईटी लिंक्स, ये भी डोमेन होस्टिंग पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके सर्वर पाकिस्तान में है। आपने अगर करना है अच्छी, आपने होस्टिंग परचेज करनी है, आप नेम चीप पे जाएं, गो डैडी पे जाएं, ठीक है। यहाँ से आप इसकी डोमेन होस्टिंग परचेज करें। डोमेन ज़्यादातर लोग गो डैडी से करते हैं, लेकिन अगर आपने डोमेन यहाँ से परचेज़ की है, होस्टिंग अगर आपने यहाँ से परचेज़ की है, तो आप इन दोनों को अटैच कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने नेम चीप पे होस्टिंग परचेज़ करनी है ना, मैं जाता हूँ होस्टिंग, शेड होस्टिंग। अब देखिए इनके प्लान्स आ गए, स्टेलर, स्टेलर प्लस, स्टेलर बिजनेस। प्राइस दे रहा है आपको, इसके ना स्टोरेज दे रहा है 20 GB, ठीक है। इसके ना अनलिमिटेड दे रहा है, इसके ना 50 GB दे रहा है। लेकिन इससे भी महंगा प्लान है, इसमें अनलिमिटेड क्यों नहीं दे रहा। हमने सिर्फ ये चीज़ ही देखनी। मैंने आपको बताया कि जो मेरी वेबसाइट है ना, मैक्सिमम मेरी 1 GB में बनी हुई है, लेकिन मेरी होस्टिंग 20 GB की है, बाकी मेरी 19 GB फ्री है। मैं सिर्फ वो चीज़ नहीं देखूँगा। अच्छा, 3 वेबसाइट्स, 30 मेल बॉक्स, वेबसाइट बिल्डर, डोमेन नेम, इसको मैं इन डिटेल जाता हूँ। नीचे देखें, डिस्क स्पेस कितनी दे दी उन्होंने मुझे, 20 GB स्टोरेज दे दी। बैंडविड्थ, अब बैंडविड्थ क्या होता है ये आपने ज़रा गौर से समझना है। बैंडविड्थ क्या चीज़ होती है। मैं एक वेबसाइट पे गया, ये मैंने वेबसाइट पूरी सर्च की, मतलब मुझे कुछ समझने 10 मिनट लग गए। वेबसाइट पे रहा मैं होम पेज देखा इसका, अबाउटस देखा, कॉन्टैक्टस देखा। देखिए लोडिंग हो रही है ना, मेरा डाटा तो यूज़ होगा ना। वाईफाई लगा है, वाईफाई में आपको पता नहीं चलता। समझ लें आप अपना मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं, आपके मोबाइल में 1 GB डाटा था, आपने 10 मिनट में वेबसाइट लगाई, आपका 1 GB डाटा था ना, मतलब 1000 MB, तो आपके पास रह गया 800 MB। वो 200 MB कहाँ यूज़ हुआ है, इस वेबसाइट को विज़िट करते हुए मेरा 200 MB डाटा यूज़ हुआ है। अब वो 200 MB पता है कहाँ जाएगा, बैंडविड्थ के अंदर। कि मतलब जो मैंने होस्टिंग परचेज़ की है, इसका जो बैंडविड्थ है वो अनमीटर्ड, मतलब अनलिमिटेड है, ठीक है। अब अगर समझ लें कि इस वेबसाइट का जो मैंने परचेज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर 100 GB होता। अब ये मंथली होता है, जिसमें स्टोरेज आ जाती है ना, वो मंथली होता है। बैंडविड्थ समझ लें मैंने 100 GB वाला परचेज़ किया, मतलब 30 डेज़ के लिए मुझे 100 GB बैंडविड्थ मिला है। मेरी वेबसाइट की इतनी ट्रैफिक हो गई है कि मतलब इतने लोगों ने विजिट्स किया है कि मेरी 28 डेज़ के अंदर वो 100 GB फुल हो गया। क्या होगा, 29 और 30 जो डे होगा ना, उसके लिए मेरी वेबसाइट स्लो हो जाएगी, वर्क ही नहीं करेगी। आप देखा ना, कभी 404 का एरर आ जाता है, सिर्फ बैंडविड्थ की वजह से नहीं आता, और भी काफ़ी इश्यूज होते हैं, लेकिन एरर आ जाता है, आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होती, स्लो हो जाएगी। क्या होगा, जब 30 के बाद दोबारा 1 आ जाएगी, मेरा वो 100 GB क्या हो जाएगा, वापस 0 GB, मतलब मेरा क्लीन हो जाएगा। वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो आपने डोमेन परचेज़ करनी है होस्टिंग, आपने उसके अंदर जो बैंडविड्थ है ना, वो आपने अनलिमिटेड लेना है। कि मतलब मेरी मंथली जितनी मर्ज़ी ट्रैफिक आ जाए, जितने मर्ज़ी विजिट्स आ जाएँ, मेरी वेबसाइट स्लो ना हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं होस्टेड डोमेन। अब होस्टेड डोमेन क्या है कि थ्री थ्री क्या है कि मैं एक होस्टिंग परचेज करके उसके ऊपर 3 डोमेन होस्ट कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया डोमेन होस्टिंग में फ़र्क। डोमेन होती है मेरा नेम, होस्टिंग क्या होती है, जहाँ मेरा डाटा स्टोर होता है डोमेन का।
जिस वेबसाइट का। अब डोमेन और होस्टिंग को अटैच कौन करता है? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, साथ में से लिख भी लें आप, डीएनएस। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ये डोमेन को और होस्टिंग को आपस में अटैच करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेन अगर आपने नेमचीप से परचेज़ किया है, होस्टिंग आपने गोडैडी से किया है, इन दोनों को कौन आपस में मिलाएगा? डीएनएस। ठीक है, डीएनएस इनको आपस में मिलाएगा। ठीक है, तो 3 डोमेन मैंने अगर समझ लें, मैंने एक होस्टिंग परचेज़ की, कितने की आई? $22 एक साल की। ठीक है, एक साल की मेरी $22 की है। होस्टिंग मैंने एक परचेज़ की, मैंने डोमेन 3 परचेज़ कर ली, डोमेन मेरी आ जाएगी कोई मेरे ख्याल में $10 की, आपको एक डोमेन मिल जाएगी। आपने उन 3 डोमेन को इसी के ऊपर अटैच कर दिया। आपको हर एक डोमेन की अलग स्टोरेज नहीं परचेज़ करनी पड़ेगी। 20 GB था, बैंडविड्थ अनलिमिटेड था, मुझे पता है मेरे काम इसमें चल जाएगा। अब देखें, मेरी 3 डोमेन है, actualintellectual.com, वेब computerweb.com और cosmos.com। मैंने इन तीनों की मैंने एक ही अपनी स्टोरेज परचेज़ की हुई है, उसी के ऊपर मैं तीनों होस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपने क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं करना। अगर एक होस्टिंग है, आपको एक ही सी पैनल देंगे। सी पैनल क्या? कंट्रोल पैनल, जहाँ से आप सारा कंट्रोल कर रहे होंगे। अब समझ लें, आपने क्लाइंट ए की डोमेन भी परचेज़ की, होस्टिंग भी परचेज़ की। क्लाइंट बी की आपने सिर्फ डोमेन परचेज़ की है, लेकिन आपने क्लाइंट ए के साथ आपने अटैच कर दिया। अब क्लाइंट बी कह रहा है कि मुझे मेरा सी पैनल दो, मुझे उसका लॉगिन दो, पासवर्ड दो। अब क्या करेंगे? उसको दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो जो होस्टिंग है वो क्लाइंट ए की है। इसीलिए आपने क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं करना। हर क्लाइंट के आपने अलग से स्टोरेज परचेज़ करनी है। ठीक है, इस चीज़ की लगी से आपको समझ। लेकिन अगर आपका अपना काम है, आप कर सकते हैं। आपको पता है मेरी डोमेन है, तीनों डोमेन मेरी हैं, स्टोरेज मेरी है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, अपने साथ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं करना। इसके बाद आते हैं सब डोमेन। मतलब मैं इस अपने प्लान के अंदर 30 सब डोमेन बना सकता हूँ। जैसे गूगल की आपको मैंने बताई, blogs.google.com, contacts.google.com, ठीक है, mail.google.com। मतलब मैंने परचेज़ की crashedge.com, मैं उसके ऊपर डॉट से पहले 30 डोमेन और बना सकता हूँ मैं, और सारी इसी होस्टिंग के ऊपर मैं स्टोर कर सकता हूँ। होस्टेड डोमेन 3 है, लेकिन सब डोमेन मेरी 30 हैं। आप ये प्लान परचेज़ करेंगे, आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ये 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं, फिर आप अपनी स्टोरेज परचेज़ करते हैं। मेन चीज़ आपने ईमेल देखनी है। ईमेल अकाउंट्स, मतलब ये वाली जो स्टोरेज है ना, ये जो मेरा प्लान है स्टेजर, इसके अंदर मैं अपने 30 ईमेल बॉक्सेस बना सकता हूँ। आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, आपको आपके रोल नंबर के साथ, जैसे रोल नंबर के साथ मुझे क्या दिया गया, सुपीरियर ने क्या दिया है, ये मेरा रोल नंबर है। ठीक है, @superior.edu.pk, मतलब उनकी जो डोमेन थी ना वो ये है। उन्होंने मेरे रोल नंबर के साथ क्या किया, मुझे एक रोल नंबर साइन किया, उसकी मुझे उन्होंने मेल बना कर दे दी, ईमेल बना कर दे दी। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को अपनी सेपरेट मेल मिलती है ना, तो ये वही मेल है। अब जाहिर सी बात है, जो सुपीरियर ने जो डोमेन होस्टिंग परचेज़ किया है, उसके एक लिमिट तो नहीं है, वो तो अनलिमिटेड होगी। कितने बच्चे आते हैं, अच्छा जो बच्चे चले भी गए हैं ना, उनकी भी वो मेल रखते हैं। इसके लिए मैं 30 बना सकता हूँ। और मुझे पता है मुझे नहीं चाहिए इतनी मेल्स। ठीक है, मेरा इतना काम ही नहीं है, मैं फिर ये परचेज़ कर लूँगा। लेकिन मुझे पता है कि मुझे ना मेल बॉक्सेस चाहिए। मेरा ऑफिस है, मैंने हर एक अपने एम्प्लॉय को मेल बना कर देनी है, जो उसको टास्क दूंगा वो अपनी मेल के अंदर करेगा। अब कितने एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं मुझे तो नहीं पता, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं ईमेल बॉक्स का करूँगा, अनलिमिटेड परचेज़ कर लूँगा। ठीक है, मतलब ये 3-4 चीज़ें देख के मैं अपनी होस्टिंग परचेज़ करता हूँ। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें डोमेन होस्टिंग की। जी, आप सबको समझ लगी है डोमेन होस्टिंग की? ठीक है, मैं आगे जाता हूँ। होस्टिंग का बता दिया, अब सी पैनल। हमने अभी सी पैनल के ऊपर नहीं जाना, इसका अल्टरनेटिव देखेंगे हम।
कि मैं अपनी फ्री की डोमेन होस्टिंग कैसे मैं अपनी बना सकता हूँ, कैसे मैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकता हूँ, लेकिन फ्री की ये वाली नहीं होगी, .org वाली होगी। कितने तरह के प्लेटफॉर्म है जो हमें फ्री की डोमेन अपनी होस्टिंग देते हैं, लेकिन नुकसान क्या है आपको बताता हूँ। यहीं तक पॉइंट रखेंगे, ठीक है। ये सी पैनल का आपको इसका अल्टरनेटिव बताऊंगा। सी पैनल होता है, जब मैं अपनी डोमेन होस्टिंग परचेज करूंगा तो मुझे सी पैनल दे देंगे। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपना ये लॉगिन करता हूँ, साइन इन करता हूँ, ये मेरा नेम चिप का डैशबोर्ड है जहाँ से मैंने अपनी डोमेन होस्टिंग परचेज की हुई है। आप देखें ना, इसके अंदर एक होस्टिंग है, 3 डोमेन है, ठीक है। तो मतलब इसको भी मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ है, इसको मैंने इसके साथ ही अटैच किया हुआ है। मैं अपनी होस्टिंग लिस्ट में जाता हूँ, होस्टिंग देखें मेरी एक ही आएगी, देखें एक ही होस्टिंग है, जो कि मेरी प्राइमरी डोमेन मतलब computerweb.com के ऊपर परचेज़ की थी। स्टेलर मैंने परचेज़ किया। इसके ज़रा सी पैनल पे जाकर दिखाता हूँ आपको। ये मेरा सी पैनल है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है आपने यहाँ से करना है। आपने सब डोमेन बनानी है, आपने यहाँ से बनानी है। आपने ईमेल बॉक्स बनाना है, आपने यहाँ से बनाना है। स्टैट्स आपने देखने हैं, 20 GB था, उसमें देखें यूज़ कितना हुआ मेरा, सिर्फ 933 MB। बाकी सारा 19 GB मेरा फ्री पड़ा हुआ है। फिर बैंडविड्थ 2.52 GB मेरा बैंडविड्थ था, मतलब यूज़ हो चुका है महीने का। लेकिन स्लैश इन्फिनिटी अनलिमिटेड मैंने परचेज़ किया था, ठीक है। फिर इसके बाद सब में मैं 2 बनाई हुई हैं, ठीक है। टोटल 30 थी मेरे पास। ईमेल अकाउंट्स मैंने 5 बनाए हैं, टोटल 30 थे मेरे पास। ये मेरा सी पैनल है। अब इसका अल्टरनेटिव मैं देख लेता हूँ कि आपने किस पे काम करना है, मतलब पूरा कोड जिस पे हमने प्रैक्टिस वगैरह करनी है ना, वेबसाइट बनानी है, हमने किस पे बनानी है आपको बता देता हूँ। पैंथियन, पैंथियन.io ये वेबसाइट है। आपने करना है यहाँ पे लॉगिन पे जाना है। मेरे ख्याल में मेरा पहले लॉगिन हुआ होगा, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, शुरू से आपको बताता हूँ। साइन आउट। अब पैंथियन.io मैं आपको लिंक भी इसका शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मैं करूँगा कंटिन्यू विद गूगल। आपने करना है क्रिएट अ फ्री अकाउंट। वहाँ से आप मेल पूछेगा, आपको कंट्री पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। अगर आपने गूगल के साथ करना है उसके साथ करें, आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद क्या आएगा आपका, ये मेरा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब ये मेरा सी पैनल का अल्टरनेटिव है। जो मैं चीज़ें सी पैनल में कर सकता हूँ वो चीज़ें मैं पैंथियन के डैशबोर्ड में कर सकता हूँ, ठीक है। अब पैंथियन मुझे फ्री की 2 साइट्स बनाने दे सकता है कि मैं फ्री में 2 साइट्स बना सकता हूँ। ये देखें, अब मैंने जो बनाई थी ना, मेरी जो डोमेन थी computer123, जैसे मैंने आपको बताया आपने फ्री यूज़ करनी है। wordpress.com उन्होंने अपना साथ ऐड कर दिया, इन्होंने भी यही चीज़ किया है। ये देखें, डीवी भी इन्होंने खुद से ऐड किया और पैंथियन.io भी इन्होंने खुद से किया। मतलब अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, फ्री की चीज़ तो दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं किसी को अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करूँगा ना, अगले को पता चलेगा इसने पैंथियन के ऊपर वेबसाइट बनाई है। मतलब फ्री की डोमेन होस्टिंग मैंने, मतलब डोमेन मैंने कोई परचेज़ नहीं की, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं फ्री साइट क्रिएट कर सकता हूँ वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना मैं आपको कल बताऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा आपको। अभी मैं यहीं तक रखता हूँ, मैं एक दो फाइवर पे चल जाता हूँ, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अब क्या करना है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाएगा। लेकिन मैं एक डैशबोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड किस टाइप का होता है। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे ना, आपके पास ये डैशबोर्ड आएगा। ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। सारा कुछ आपने जितनी वेबसाइट बनानी है ना, ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स, जितनी भी जिस तरह की, आपने सारा कुछ इसी के ऊपर रह के करना है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। लगी यहाँ तक समझ। अब मैं जाता हूँ ज़रा वर्डप्रेस की, मैं आपको मार्केट वैल्यू बताता हूँ फाइवर पे।
यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें। cPanel का अल्टरनेटिव बता दिया, ठीक है। फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है मैं आपको नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा, ठीक है। उसका डैशबोर्ड में क्रिएटिंग वेब, ठीक है, आप पोस्ट वगैरह के बारे में आपको सारा बताऊंगा। यहाँ तक किसी को कोई समझ नहीं लगी तो पूछ लें। क्लास की वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा मैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं लगी तो पूछ लें। ये देखें वर्डप्रेस इतना पॉपुलर है कि आपको इधर से दिखाएगा। ये देखें वर्डप्रेस, मैं इधर वर्डप्रेस सर्च करता हूँ। कुछ मैं गिग्स ओपन करता हूँ, देखता हूँ ये वर्डप्रेस की क्या सर्विसेज दे रहे हैं। 3-4 ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैंने किया ओपन कर ली। ये ओपन कर लेता हूँ। ये सिर्फ फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट वेबसाइट बना रहे हैं, वो इतने वेबसाइट नहीं बनती। अब ये मैं ओपन करता हूँ, जैसे आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन और वेबसाइट रीडिज़ाइन। मतलब वेबसाइट जो पहले बनी है वो भी आप इसको डिज़ाइन करेगा, रीडिज़ाइन, और खुद से वेबसाइट भी बनाएगा वर्डप्रेस के ऊपर। अब देखें बेसिक में कितना चार्ज कर रहा है ये, $175। कितना होता है $175? क्या देखें 48,000 से स्टार्ट ले रहा है ये बेसिक प्लान, जिसके ना सिर्फ लैंडिंग पेज 6 सेक्शन का बनेगा, सिर्फ एक पेज की वेबसाइट 45,000 में बनाकर दे रहा है ये। स्टैंडर्ड पे जाते हैं, 5 पेजेस वेबसाइट बनाकर दे रहा है, कितने में? $495 में। प्रीमियम कितने? 10 पेजेस बनाकर दे रहा है $795 में। कितने लोगों ने इससे वेबसाइट बनवा लिया है? 1068। 10 अभी भी ऑर्डर्स क्यू में है, 10 लोगों की अभी वेबसाइट बना रहा है ये। अब सपोज करें किसी ने वेबसाइट ये बनवाई होगी, किसी ने स्टैंडर्ड बनवाई होगी, इसमें से किसी ने प्रीमियम बनाई होगी, ठीक है। एवरेज कह लेते हैं $500 की एक वेबसाइट बनी है। एक वेबसाइट बनी है तकरीबन 1,40,000 की, 1.5 लाख कह लेते हैं, ठीक है। 1.5 लाख की ये एक वेबसाइट बना कर दे रहा है। कितने लोगों ने बनवाई है? 1,000 लोगों ने। आप खुद ही मल्टीप्लाई कर लें कितने, मतलब इसने सिर्फ वर्डप्रेस सीख के सिर्फ इस गिग से कितने पैसे कमा लिए हैं। और इसकी प्रोफाइल पे जाता हूँ, सिंस नवंबर 2016 का है। इसकी मैं और ओपन करता हूँ, ये भी पाकिस्तान से ही है। ये देखें इसकी एक ये गिग है, फिर ये भी है, ठीक है। इसके ऊपर 22 ऑर्डर्स कंप्लीट हैं, ठीक है। ये कोई और चीज़ है। फिग्मा, फिग्मा क्या होता है आगे जाके आपको बताऊंगा, उस पर डिज़ाइन बनता है। अब अगर फाइवर पे इतना काम कर रहा है ना ये अपवर्क पे भी कर रहा होगा। अगर फाइवर से इसने इतने पैसे कमा लिए ना, अपवर्क लैदा है, गुरु लैदा है, पीपल पर आर लैदा है। मतलब जितने बड़े बड़े फ्रीलांसर होते हैं इनका सिर्फ फाइवर पे अकाउंट नहीं होता, इनका 3-4 जगह पे अकाउंट्स होते हैं। फिर ये देखें, आई विल डू वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन और रीडिज़ाइन वर्डप्रेस ब्लॉग। मतलब स्टार्ट कहाँ से ले रहा है? 295, स्टैंडर्ड 695, प्रीमियम 995, एवरेज क्या लेते हैं $700 की एक वेबसाइट बनी है। मतलब तकरीबन 2 लाख इसने एक वेबसाइट बना कर दी है। कितनी बना ली इसने? 240। ऑर्डर में भी कितनी है? 21। कब से है? 2022 से, अक्टूबर 2022 से। अभी 2 साल इसको नहीं हुए। 2 साल में इसने देखें कितने पैसे सिर्फ इसी से कमा लिए हैं। और ये टॉप रेटेड सेलर है, 3 स्टार है इसको। अगर 3 स्टार है ना, तो इसका सिर्फ फाइवर पे अकाउंट नहीं है, इसका अपवर्क पे भी होगा। अच्छा आपके जहन में आ रहा होगा कि फाइवर पे तो मैंने वर्डप्रेस लिखा, कितनी गिग्स आ गई हैं? काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। कि मेरी गिग फिर कहाँ होगी? 1 लाख प्लस रिजल्ट्स आए हैं, कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग सर्विसेज दे रहे हैं वर्डप्रेस की। अगर 1 लाख करने वाले हैं ना, 10 गुना ज़्यादा करवाने वाले भी हैं। सिर्फ फाइवर नहीं है, अपवर्क है। अपनी पीआर स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ से अपने क्लाइंट्स लेकर आएँ।
नॉर्मल एवरेज वेबसाइट जो बनती है ना, ई कॉमर्स स्टोर, मैक्सिमम आपका 7 डेज के अंदर बन जाती है आपकी वेबसाइट। लॉगिन वेबसाइट आप 3 दिन के अंदर बना सकते हैं। ये जो इसने प्लान था ना, इसका थर्ड प्लान था, ये देखें इसका थर्ड प्लान था प्रीमियम। इसके अंदर ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी दे रहा है वो, $800 की बनाकर दे रहा है। मैं इसको कितना टाइम लगा होगा, 7 डेज, लेकिन ये इतना लिखते नहीं है। अगर 7 डेज बनाने हैं तो ये आपको 15 डेज लिख देंगे, लिखते ज़्यादा ही हैं, आपने ज़्यादा ही टाइम बताना है। लेकिन आप कितने देर में बना सकेंगे, ब्लॉगिंग वेबसाइट आप 2 दिन में बना सकेंगे। अब सुपीरियर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, मैक्सिमम भी ना ये कोई तकरीबन 7 डेज में बनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर डाटा पहले था, पहले वर्डप्रेस के ऊपर नहीं थी, ये वर्डप्रेस के ऊपर अब कन्वर्ट हुई है। मैक्सिमम 7 डेज के अंदर वेबसाइट बनी है। पाकिस्तानी क्लाइंट से आप वेबसाइट का 30-40,000 चार्ज कर सकते हैं, ई कॉमर्स का आप 60,000 चार्ज कर सकते हैं पाकिस्तानी क्लाइंट से। आप बाहर का क्लाइंट देख लें, आप ई कॉमर्स स्टोर जो है ना 1 लाख से स्टार्ट होता है। ब्लॉगिंग वेबसाइट आप 80,000 की ब्लॉगिंग वेबसाइट बना कर दे सकते हैं बाहर के क्लाइंट्स के लिए। बाकी ऐसा ऐसा कोर्स में बताऊँगा, अपने क्लाइंट्स कैसे लेकर आने हैं वो भी आपको बताऊँगा। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें, मैं फिर क्लास एंड करूँ। जी आप सबको समझ लग गई है? जिसको समझ नहीं लगी तो पूछ लें, मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर मैंने क्लास एंड करनी है। चलें ठीक है, हमारी कल भी एक क्लास होगी, हमारी सैटरडे संडे क्लास हुआ करेगी, 9 बजे हुआ करेगी, ठीक है। आज आपको थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा होगा, क्योंकि आज मैंने सारे कोर्स को मैंने आपको एक ही लेक्चर में बता दिया। लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम ऐसा ऐसा सीखेंगे कि पोस्ट, पूरा दिन हम फिर पोस्ट पे लगा देंगे पूरा लेक्चर, फिर अगला पूरा लेक्चर हम पेज पे बता देंगे, फिर प्लगइन्स के ऊपर ऐसा ऐसा लेके चलेंगे। पहला ओरिएंटेशन थी, ठीक है, आपको ज़रा इन डिटेल बताना था, इस वजह से मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। मतलब सारा कुछ नहीं बताया अभी, अब तो बहुत चीज़ें आपको पता चलेंगी आगे जाके, ठीक है। और किससे क्वेश्चन हुआ आप ग्रुप में पूछ लें, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, ग्रुप में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी मैं फिर क्लास एंड कर रहा हूँ, किसने कुछ पूछना हो पूछ लें।